हेलो डियर वंस, मैं आप सभी का इंग्लिश ग्रामर की एडवांस्ड क्लासेस में बहुत बहुत वेलकम करता हूं। हम बिल्कुल ही यूनिक वे से इंग्लिश ग्रामर को करेंगे। बिल्कुल मैथ्स की तरह प्रैक्टिकल अप्रोच रहेगा कि जिस तरीके से आप मैथ्स में चीज़ों को एक के बाद एक सोल्व करते जाते हो, सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होते हैं, उसी तरीके से बिलीव मी आपको इंग्लिश ग्रामर फिंगर टिप्स पर होगा। यानी आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका माइंड ऑटोमेटिकली नेचुरली काम करेगा और आप हर एक रूल को, जिस तरीके से हम मैथ्स में चीज़ों को प्रूव करते हैं, आप इंग्लिश ग्रामर में भी प्रूव करके चलोगे। ज़रा देखिएगा, सबसे पहले मैंने लिख रखा है एडवांस्ड इंग्लिश ग्रामर। लेट्स स्टार्ट ए प्रैक्टिकल जर्नी जस्ट लाइक यू आर स्टडिंग मैथमेटिक्स। तो आज से हम टेंसेस की क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास के बाद में आपको टेंसेस में कोई प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगी। लेकिन मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, इंटेंटली एक बार अंत तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। और ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस तरीके का मेथड ना किसी ने करवाया और ना कोई आज तक करवा रहा है। ये बात अलग है, आने वाले टाइम में लोग इसकी कॉपी करना शुरू कर देंगे। टाइम बचाने के लिए मैंने सारी इन्फॉर्मेशन को, कुछ मैं बोर्ड से हेल्प ले रहा हूँ, कुछ यहाँ पर पीपीटीज के थ्रू आपको डिस्प्ले होती रहेगी। लेकिन डोंट वरी, इसके अलावा आपको किसी भी बुक को स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी अन्य टीचर से आपको कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सिर्फ आप प्रैक्टिस कीजिए। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आप परफेक्ट बनते जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ टेंसेज। आज की क्लास को स्टार्ट कर रहा हूँ। ज़रा देखिएगा, जो मैंने आपको एक पजल दिया था एडवांस्ड टेंसेज के बारे में, उसको मैं स्टेप बाय स्टेप प्रूव करूँगा। आपके सामने सारे टेंसेज बिल्कुल अच्छे से क्लियर होने जा रहे हैं। ज़रा देखिए, सबसे पहला पजल का हमारा पार्ट था एक फ्लैट लाइन, जिसको मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। फ्लैट लाइन अपने आप में स्टैटिक होने को दर्शाती है। स्टैटिक का मीनिंग होता है स्थायी भाव होना। यानी हमारे जीवन में अगर कुछ भी स्थायी है, स्थायित्व है, तो उसको हम फ्लैट लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। और इनडेफिनिट टेंसेज या सिंपल टेंसेज सारे जो हैं वो फ्लैट लाइन में आ जाते हैं। यानी कि अगर कहते हैं ना, अगर इंसान बिल्कुल सिंपल हो तो वो बिल्कुल फ्लैट रहता है, यानी उसका जीवन बिल्कुल सादा रहता है, आधुनिकतावाद से, उथल पुथल से, उतार चढ़ाव से बचा रहता है। तो आप समझ लीजिए, इसीलिए इसको हम सिंपल बोलते हैं, इनडेफिनिट बोलते हैं। अब इस फ्लैट लाइन के अंदर आप देखिए, तीन टेंसेज अपने आप में हम इंक्लूड करके चलते हैं। सबसे पहला है पास्ट, दूसरा है प्रेजेंट और तीसरा है फ्यूचर। इनडेफिनिट तो ये अपने आप में है, क्यों है मैंने आपको क्लियर कर दिया। आप चाहे इसको पास्ट इनडेफिनिट बोल लीजिए, पास्ट सिंपल बोल लीजिए, प्रेजेंट इनडेफिनिट बोल लीजिए या प्रेजेंट सिंपल बोल लीजिए, फ्यूचर इनडेफिनिट बोल लीजिए। वर्ब और मेन वर्ब जो भी यूज होगा वो मैंने आपके सामने लिख रखा है। पास्ट में डिड प्लस V1 या V2 यूज़ होता है, प्रेजेंट में डू प्लस V1। आप सोच रहे होंगे कि मैंने डज क्यों नहीं लिखा, क्योंकि सभी क्लास में, सभी बुक्स में डज ही बताया जाता है, सभी डज ही पढ़ाते हैं। इसके लिए मैंने फंडामेंटल्स की एक क्लास ली है, आप उसको ज़रूर वॉच कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डू प्लस V1 हम यूज़ करते हैं, V1 प्लस एस और एस का यूज़ करते हैं, या फिर फ्यूचर टेंस में हम शैल विल प्लस V1 का यूज़ कर लेते हैं। अब हम प्रेजेंट इनडेफिनिट से अपनी जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं। ज़रा आप देखिएगा, मैं आपके सामने ये फ्लैट लाइन प्रूव करूँगा और इतने अच्छे से करूँगा कि आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, टेंसेज आपको चुटकियों में याद हो जाएंगे। ज़रा देखिए कैसे। अगर हम प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस की बात करें तो क्या रहेगा। प्रेजेंट इनडेफिनिट एक ऐसा टेंस है जो पास्ट में भी था, प्रेजेंट में भी है और फ्यूचर में भी होगा। यानी अगर कोई टेंस थ्री कंडीशंस को अपने आप में प्रूव करके चल रहा है, पास्ट की, प्रेजेंट की और फ्यूचर की, तो वो कौन सा टेंस हुआ, वो प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस हुआ। इसके साथ साथ मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ इसके जनरल रूल्स। अगर हम बात करें अफर्मेटिव सेंटेंसेस की, तो हमारी ग्रामर के अंदर दो ऐसे टेंसेस हैं जिनमें अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करते। सबसे पहला पास्ट इनडेफिनिट, दूसरा है प्रेजेंट इनडेफिनिट। यानी सकारात्मक वाक्यों में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करते। सिंपल हमारा स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस
अपना ऑब्जेक्ट रहेगा। कुछ एक और जनरल रूल्स हैं जो मैं आपके सामने डिस्प्ले कर रहा हूं, आप उनको रीड कीजिए। बेहतरी से समझना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को देखिए, क्लास को वॉच कीजिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी हम आगे चलते हैं। प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस को मैं प्रूव करता हूँ। देखिएगा, समय बचाने के लिए पीपीटी से सारी जो भी मैं आपको टीच कर रहा हूँ वो इन्फॉर्मेशन यहाँ डिस्प्ले होती रहेगी। आप अपने नोट्स बनाइए, समझिए। नोट्स बनाने से अच्छा ये रहेगा कि आप चीज़ों को समझिए, बिल्कुल आसानी से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। जैसे मैंने प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस के बारे में बताया कि पास्ट में भी था, प्रेजेंट में भी है और फ्यूचर में भी रहेगा, बिल्कुल फ्लैट रहेगा। ज़रा देखिए, यानी अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के उपयोगों की बात करें तो हमारे सामने एडवांस ग्रामर में रूल आता है कि आदतों को बताने के लिए, हैबिट्स के लिए, हैबिचुअल एक्शंस के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। ज़रा देखिए, हैबिट वो होगी जो पास्ट में भी थी, कल भी थी, आज भी है और आने वाले समय में भी रहेगी। तो ज़रा देखिएगा, पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में बिल्कुल फ्लैट लाइन की तरह चला। जैसे माई मदर गोज़ टू टेम्पल एवरी डे, मेरी मदर टेम्पल प्रतिदिन जाती हैं, कल भी गई थी, आज भी गई हैं और आने वाले कल भी जाएंगी। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल हुआ। कल भी मैं उठा था जल्दी, आज भी मैं उठा हूँ जल्दी और आने वाले समय में भी मैं उठूँगा जल्दी। तो देखिए, बिल्कुल फ्लैट लाइन अपने आप में हो गया। अगर हम करैक्टरिस्टिक्स की बात कर लें, विशेषताओं की बात कर लें, तब प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। इनकी विशेषताएं पास्ट में भी थी, प्रेजेंट में भी है और फ्यूचर में भी रहेगी। जैसे ही इज़ अ गुड स्टूडेंट, वो एक अच्छा विद्यार्थी है। अब वो पास्ट में भी अच्छा था, मैंने देखा, प्रेजेंट में भी मैं देख रहा हूँ और अभी पास्ट और प्रेजेंट में है तो फ्यूचर में भी अच्छा होगा। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट की कंडीशन कंप्लीट, तीनों हमें टाइम्स में वो चीज़ देखने को मिलती है। अब ज़रा और देखिए एक एग्जांपल, यू प्ले फुटबॉल वेरी वेल। मान लीजिए आप फुटबॉल खेलते हो, आप अच्छा खेलते हो, बुरा खेलते हो, कल भी आपने अच्छा खेला, आज भी आपने अच्छा खेला और आने वाले समय में भी आप अच्छा खेलेंगे। यानी मैं बिल्कुल अश्योर्ड हूँ कि आप एक अच्छे प्लेयर हैं, आप अच्छा खेलते हैं। यू प्ले फुटबॉल वेरी वेल। अब हम बात कर लेते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ्स के बारे में, जिसको बोलते हैं सार्वभौमिक सत्यों के बारे में, यानी जो हर जगह हमें देखने को मिले। ज़रा देखिए, एक एग्जाम्पल अगर हम लें, द हिंदूज बर्न दियर डेड, यानी हिंदू जो है अपने मृतकों को जलाते हैं, पास्ट में भी, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी ऐसा ही होगा। द मुस्लिम्स बरी दियर डेड्स। आगे हम चलते हैं वैज्ञानिक तथ्यों के लिए, यानी वैज्ञानिक तथ्यों, इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर हम साइंटिफिक फैक्ट्स के बारे में बात करें तो साइंटिफिक फैक्ट्स कल भी ऐसे ही थे, आज भी ऐसे ही हैं और आने वाले समय में भी ऐसे ही रहेंगे। जैसे सन कल भी और या उससे पहले समय में भी, यानी पास्ट में कह लीजिए, ईस्ट से राइज हुआ था, वेस्ट में सेट हुआ था। तो अगर हम बोलें द सन राइजेज इन द ईस्ट, कल भी ऐसा ही था, आज भी ऐसा ही है, आने वाले समय में भी ऐसा ही रहेगा, एंड सेट्स इन द वेस्ट। देखिए, कंडीशन हमारी पूरी हो जाती है। उसी के साथ साथ देखिए, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अगर हम बोलें द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो धरती है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। ये कल भी था, आज भी है और आने वाले समय में भी रहेगा। हमारी कंडीशन अपने आप में हो जाती है पूरी। उसके बाद में देखिए, निर्धारित प्लान्ड फ्यूचर एक्शन के लिए, अगर हम भविष्य में कोई सुनियोजित योजना लेकर के चलते हैं तो उसकी योजना हमने कल बनाई थी, आज हम सोच रहे हैं और आने वाले समय में भी वो काम हम करेंगे। तो इसका मीनिंग हमारी कंडीशन कंप्लीट हो गई। आवर कॉलेज ओपन इन द मंथ ऑफ जुलाई, इसके बारे में डिसीजन पहले लिया गया, प्रेजेंट में हम बात कर रहे हैं और फ्यूचर में वो खुलेगा नेचुरली। वी गो टू अमेरिका नेक्स्ट मंथ, हमने वो बंदोबस्त, वो अरेंजमेंट्स पहले कर लिए थे, आज हम बात कर रहे हैं और फ्यूचर में हम जाएंगे। तो देखिए, बिल्कुल फ्लैट लाइन, हमारी कंडीशन पूरी हो जाती है। उसके बाद में देखिएगा कमेंट्रीज के लिए, अगर आपने कभी रेडियो पर, टीवी पर किसी भी गेम की कमेंट्री को सुना हो तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होती है। ज़रा देखिएगा, मैं आपके सामने एक बोलने जा रहा हूँ कमेंट्री। द बॉलर रन्स, क्रॉसेस द अंपायर एंड बॉल्स, एंड द बॉलर बॉल्स अ बाउंसर, द बैट्समैन डक्स डाउन एंड द कीपर कलेक्ट्स द बॉल।
अब ज़रा देखिएगा, कलेक्ट्स, जंप्स, रन्स, ये सब कुछ क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को शो कर रहे हैं। अगर आप आंखों देखा हाल बता रहे हैं तो उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कर लेते हैं। अगर न्यूज़पेपर की हेडलाइंस के बारे में हम बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ होता है, यानी पास्ट में भी हम करते थे वैसा ही, जब से न्यूज़पेपर प्रिंटिंग स्टार्ट हुआ है आज भी करते हैं और आने वाले समय में भी करेंगे। जैसे इंडिया विन द मैच, कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं जो हेडलाइन में, न्यूज़पेपर की हेडलाइन कभी आप देखें तो आपको पता लगेगा। अगर कोई भी हमारा सेंटेंस हियर या देयर से स्टार्ट होता है, हियर या देयर से स्टार्ट होता है, शुरू होता है और वो एंड हो जाता है एक्सक्लेमेशन मार्क पर, विस्मयादिबोधक चिन्ह पर, तो क्या रहेगा, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा। जैसे हियर ही कम्स, देयर गोज द बॉल, हियर ही कम्स, देखिए हियर आया, ही आया, कम्स, कम्स अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और देयर गोज द बॉल। उसके साथ साथ देखिएगा, जब स्टोरी नरेट करते हैं, कहानी बताते हैं, आप पैराग्राफ राइटिंग करते हैं, आप आंसर राइटिंग करते हैं, तब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे मैं आपके सामने कोई भी एक स्टोरी की फ्यू लाइंस रखूं, अ क्रो फील्स थर्स्टी, एक कौवे को प्यास लगती है, क्रो फील्स थर्स्टी, ही गोज़ टू ए वेल, वो एक कुएं के पास जाता है, बट कैनॉट ड्रिंक वाटर, लेकिन पानी नहीं पी सकता, बिकॉज द वाटर इज़ टू लो, ओके, टू लो टू ड्रिंक, आप ऐसा बोल सकते हैं। ऐसे हम एक स्टोरी जो है अपने आप में नरेट कर सकते हैं। वो हिंट्स भी बता रहा हूँ। अगर किसी सेंटेंस में हमें ऑलवेज, नेवर, समटाइम, ऑफन, यूजुअली, occasionally, every day, every टाइम, एवरी मंथ, एवरी ईयर, इस तरीके से कुछ भी देखने को मिले, या ऑन संडे, मंडे, कुछ भी हमें देखने को मिले, ट्वाइस ए ईयर, थ्राइस ए ईयर हमें देखने को मिले, सबको किसी भी सेंटेंस में देखने को मिलते हैं, तब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज करते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपके सामने देखिए क्लियर करता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो तीनों कंडीशन हमारी पूरी हो रही थी, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट अपने आप में पास्ट भी है, प्रेजेंट भी है और फ्यूचर भी है, तभी तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। लेकिन अगर मैं ये कनेक्शन तोड़ दूँ, ज़रा देखिएगा, अगर मैं ये इसका कनेक्शन तोड़ दूँ, यहाँ से मैंने तोड़ दिया, तो पास्ट पास्ट रह गया, लेकिन ये टू टेंसेस कनेक्टेड रह गए। पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर पास्ट पास्ट रह जाता है, वो कहीं पर भी नहीं जाता है, पास्ट पास्ट रह जाता है और वो ना प्रेजेंट ना फ्यूचर के पास जा पाता है, तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। अब पास्ट इंडेफिनिट में क्या रहेगा, डिड प्लस V1 रहेगा, या वो V2 का हम यूज़ करेंगे। इसीलिए आपने देखा होगा मैंने यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड मेंशन कर रखा है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये वर्ब है, और वर्ब क्या है, या तो अपनी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म हम यहाँ यूज़ करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी करते हैं, यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो ये देखिएगा, इस पजल को हम डिकोड कर रहे हैं। पास्ट इनडेफिनिट टेंस में जैसा मैंने बताया, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज़ नहीं करते, वहाँ सिर्फ V2 का यूज़ करते हैं। जैसे सब्जेक्ट प्लस आपका रहता है मेन वर्ब जो कि V2 है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट रहता है। इसके जो रूल्स हैं वो मैंने डिस्प्ले कर रखे हैं, फिर भी आप अगर अपने फंडामेंटल्स आपके स्ट्रॉन्ग नहीं हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लास वॉच कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके रूल्स के बारे में। ज़रा देखिएगा, अगर ऐसी बात जो पास्ट में थी और पास्ट में रेगुलरली फ्लैट लाइन के तौर पर चल रही थी और वो वहीं तक रह गई, इसके लिए हमें क्या पड़ेगा, प्रूफ की ज़रूरत पड़ेगा। मैं आपके सामने ये चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ, ज़रा समझिएगा। एक बार हम कोई भी एक सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे मैंने लिखा सी ऑलवेज, आपके सामने ब्लैंक आया जैसे आपका आता है, गो आ गया, टू टेम्पल। ज़रा देखिएगा, अब अगर हम हिंट के तौर पर जाएं तो ऑलवेज मिला, यानी वो पास्ट में भी था, प्रेजेंट में भी है, फ्यूचर में भी होगा, तो हमारा क्या आना चाहिए, गोज। लेकिन नहीं, हम तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट में शी टेम्पल जाती थी, उस बात को प्रूव करने के लिए हमें कोई ना कोई तो प्रूफ चाहिए।
कोई ना कोई तो पॉइंट चाहिए कि इसको हम पास्ट में ही रख लें, क्योंकि पास्ट तो अकेला है, उसको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, यानी जो अकेला होगा उसको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। और सपोर्ट हम समय, यानी समय सबसे बड़ा बलवान होता है, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है, और वही राजा को रंक और रंक को राजा बनाता है। तो यहाँ देख लीजिए, अगर मैं यहाँ पर कुछ भी लगा दूँ, जैसे बचपन में, इन हर चाइल्डहुड, यानी बचपन में वो हमेशा मंदिर जाया करती थी। अब देखिएगा, जो मैंने चाइल्डहुड यहाँ पर लिखा है, जो यहाँ पर मैंने चाइल्डहुड मेंशन किया है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि मैंने स्पोर्ट ले लिया टाइम का, और जैसे ही मैंने स्पोर्ट लिया टाइम का तो मेरी वर्ब चेंज हो गई, और वर्ब चेंज होकर के क्या बन गई, वेंट बन गई। अब ज़रा हम बात कर लेते हैं आगे। उसके बाद देखिएगा, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, यानी पास्ट इंडेफिनिट में हम स्पोर्ट लेकर के चलेंगे, क्योंकि अकेला टेंस है, स्पोर्ट की ज़रूरत हमें पड़ेगी। अब अगर हम आगे बात करें, शी टुक अ फुल कप ऑफ टी इन हर स्कूल डेज, वो एक चाय का कप भर कर के पिया करती थी अपने स्कूल के दिनों में। तो अब देखिएगा, टुक मैंने लगाया वो V2 है, और स्कूल डेज मैंने लगाया वो टाइम है जो कि मेरा सपोर्ट का काम यहाँ पर कर रहा है। तो अगर हम किसी व्यक्ति विशेष की आदतों को दर्शाएं और वो पास्ट में ही रह गई, यानी अब वो आदतें नहीं हैं, वो सिर्फ पास्ट में रह गई, प्रेजेंट से डिसकनेक्टेड हो गई, इसका मीनिंग क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। तो याद रखिएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं भूतकाल की विशेषताओं के लिए, भूतकाल की विशेषताएं जो पास्ट में ही रह गई। अब मान लीजिए हम बात करें सचिन तेंदुलकर के बारे में। सचिन तेंदुलकर वॉज ए वेरी गुड प्लेयर। अब मैंने वॉज क्यों बोला, क्योंकि सचिन तेंदुलकर तो अभी भी लिविंग है, अभी भी वो जिंदा है। तो अब देखिएगा, गुड प्लेयर होने की जो बात थी ना, आज तो वो गुड प्लेयर नहीं है। अगर आज उनको क्रिकेट की फील्ड पर लाया जाए तो उतने अच्छे से वो नहीं खेल पाएंगे जितना वो पहले खेल पाते थे, यानी प्रेजेंट से क्या हो गया, डिस्कनेक्ट हो गई। तो डिस्कनेक्ट हो गई, उनकी जो विशेषता है वो पास्ट में ही रह गई। इसका मीनिंग क्या हुआ, सचिन तेंदुलकर वॉज ए वेरी गुड प्लेयर, वो पास्ट में थे, प्रेजेंट में वो डिस्कनेक्टेड है, प्रेजेंट में वो नहीं है। उसके बाद में देखिएगा, अगर कोई स्टूडेंट 10th क्लास में पढ़ता था और उसने 10th क्लास में अच्छे मार्क्स नहीं स्कोर किए, और 10th क्लास में कब पढ़ता था, कोई भी ईयर ले लीजिए, जैसे मैं आपके सामने रखूं, ही डिडंट स्कोर वेल इन क्लास 10th इन 2018, यानी 2018 में जब वो 10th क्लास में था तो उसने अच्छे स्कोर नहीं किए, यानी उसकी विशेषता क्या थी, ही वॉज नॉट ए गुड स्टूडेंट, या कुछ और प्रॉब्लम रही होगी जिसकी वजह से उसका स्कोर अच्छा नहीं आया, लेकिन हम उसकी विशेषता के तौर पर लेंगे। देखिएगा, हम बात कर लेते हैं, जब दो कार्य एक ही सीक्वेंस में हो, जब दो कार्य एक ही क्रमानुसार हो रहे हों और एक के बाद दूसरा कार्य तुरंत समाप्त हो जाए। जब दो कार्य एक सीक्वेंस में हो रहे हों, यानी कि पहले के बाद में तुरंत दूसरा हो रहा हो और एक के बाद में दूसरा काम भी समाप्त हो जाए, यानी ये भी ओवर हो गया और ये भी ओवर हो गया। ज़रा मैं एक एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूँ, ज़रा देखिए क्या है। जैसे ही स्विच ऑन द लाइट, उसने लाइट को ऑन किया, हमारा स्विच बाहर की तरफ है, लाइट को ऑन किया, वर्क कंप्लीट, फर्स्ट टास्क डन। डोर को ओपन करने से पहले क्या किया उसने, स्विच ऑन द लाइट, देन ही ओपन द डोर, या आप कह सकते हैं बिफोर ही ओपन द डोर। आप कह लीजिए कि ही स्विच्ड ऑन द लाइट बिफोर ही ओपनड द डोर। ओके, अब मान लीजिए एक एग्जांपल और आपके सामने रखता हूँ, आई चेंज्ड माई ड्रेस, कि मैंने मेरी ड्रेस को बदला, बिफोर आई वेंट टू बेड, बिफोर आई वेंट टू बेड। यहाँ देखिएगा, दो एक्शन बिल्कुल एक सीक्वेंस में हो गए, एक सीरीज में हो गए, इसीलिए दोनों टेंसेज में हमने V2 का यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज कर लिया है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अब ज़रा देखिएगा, दो घटनाएं जब एक साथ, ऑलमोस्ट एक साथ हो रही हो, आपने देखा होगा कि एक टीचर क्लास में आते हैं, जैसे ही हम एंट्री करते हैं, थ्रेशोल्ड के अंदर पाँव हमारा जाता है, स्टूडेंट्स स्टैंड अप हो जाते हैं। तो इसको बिल्कुल साइमल्टेनियस एक्शन आप बोलिएगा। जरा देखिएगा, व्हेन द टीचर एंटर्ड द रूम ऑल द स्टूडेंट्स स्टूड अप। जैसे ही टीचर, या एज सुन एज आप बोल लीजिए, एज सुन एज द टीचर
एंटर्ड द रूम ऑल द स्टूडेंट स्टूड अप, या वहन बोल लीजिए, मीनिंग एक जैसा ही रहेगा। या आप एक और बोल लीजिए, जैसे ही मैंने बटन दबाया, स्विच दबाया, लाइट जल गई। ये भी अपने आप में क्या हुआ, साइमल्टेनियस एक्शन हुआ। एक एग्जाम्पल और लीजिए, जैसे एज सुन एज द स्टूडेंट्स सो द टीचर, जैसे उन्होंने टीचर को देखा, दे बिकेम डिसिप्लिन्ड, वो अनुशासित हो गए। अपने आप में उन्होंने सारी जो शरारतें थी वो बंद कर दी। अब हम 2 पॉइंट आप देखिएगा जो अनरियल पास्ट को शो करते हैं। अनरियल पास्ट में सबसे पहले क्या आएगा, हमारा आई विश आएगा। क्या आएगा, आई विश आएगा, या फिर इफ़ ओनली आएगा। या आप आई विश ले लीजिए या इफ़ ओनली ले लीजिए, विश मिलेगा, उसके बाद में आई के साथ हम वर लगाते हैं। जैसे कि काश मैं एक प्रधानमंत्री होता, आई विश आई वर अ प्राइम मिनिस्टर, आई विश आई वर अ बर्ड, वर का यूज़ हमने किया है। अगर हम बोलें इफ़ ओनली आई न्यू हर, इफ़ ओनली आई न्यू हर, इसमें क्या होगा, इफ़ ओनली आई विश की तरह ही काम कर रहा है कि काश मैं उसको जानता होता। तो ये अपने आप में क्या है, मुझे नहीं पता कि वो कौन है, लेकिन काश मैं उसको जानता होता। की बात क्या हुई, अनरियल पास्ट के बारे में हमें शो कर रही है, जिसके बारे में हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं। उसके बाद देखिए, इट इज़ टाइम, अगर आपको मिले इट इज़ टाइम, उसके बाद में सब्जेक्ट फिर V2 फिर ऑब्जेक्ट मिले, तो वो भी अनरियल पास्ट को शो करता है। जैसे अगर हम बोलें इट इज़ टाइम, इट इज़ टाइम, इतना आपको मिले, उसके बाद में कुछ भी, जैसे वी लर्नड, टेंसेस, कोई भी एक सेंटेंस मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, ज़रा देखिएगा। यहाँ पर इट इज़ टाइम तो प्रेजेंट में आपको लग रहा है, लेकिन लर्नड जो V2 है वो पास्ट का लग रहा है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अब तक हमें टेंस लर्न हो जाने चाहिए थे, अब तक हमें टेंस लर्न हो जाने चाहिए थे। इसका मतलब हम अनरियल पास्ट में बात कर रहे हैं, पास्ट पर अभी हमारा कोई जोर नहीं है, क्योंकि वो प्रेजेंट से डिस्कनेक्टेड है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम बिल्कुल फ्लैट लाइन में हैं। और एग्जांपल लीजिए, इट्स हाई टाइम वी लेफ्ट, कि अगर इसको मैं बोलूँ इट इज़ प्रॉपर टाइम फॉर अस टू लीव, यानी अभी बहुत देर हो चुकी है, सही समय, अभी भी हम घर के लिए हमें निकलना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ ये टेंस आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम बात कर लेते हैं हिंट्स के बारे में। अगर किसी भी सेंटेंस में आपको यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट मिनट, कुछ भी लास्ट से शुरू होता हुआ मिले, प्रीवियस ईयर, प्रीवियस मंथ, प्रीवियस वीक, इस तरीके से कुछ मिले, अगो देखने को मिले, बिफोर के बाद में हम V2 का यूज़ करते हैं, आफ्टर से पहले हम V2 का यूज़ करते हैं। आप याद रखिएगा, बिफोर मिलेगा उसके बाद में हम V2 का यूज़ करते हैं, और आफ्टर से पहले हम V2 का यूज़ करते हैं। अगर आपको पास्ट का सही समय, एग्जैक्ट डेट, टाइम, ईयर कुछ भी मिलता है, तब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज कर लेते हैं। अब हम चलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की तरफ, क्योंकि ये कंडीशन हमारी पूरी हो गई, ये हमने कर लिया। अब देखिएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या है, अभी भी प्रेजेंट और फ्यूचर का कनेक्शन है, यानी ऐसा टेंस जो प्रेजेंट से कनेक्टेड रहे वो फ्यूचर टेंस होगा। यानी फ्यूचर आज की हमारी मेहनत पर डिपेंड करेगा, यानी प्रेजेंट में जो हम काम कर रहे हैं उस पर हमारा फ्यूचर डिपेंड करेगा। अगर हम सही से पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, वी विल गेट सक्सेस। ओके, इसको मैंने विल बोला क्योंकि मैं डेफिनेटली ये बात बोल रहा हूँ, अगर अच्छे से करेंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ, आई वी के साथ शैल का यूज होता है, बाकी सभी के साथ विल होता है, लेकिन मॉडल्स में हम आई वी के साथ विल का यूज़ करते हैं। इसलिए दृढ़ निश्चय के लिए वी विल गेट सक्सेस मैंने बोल दिया है। लेकिन अभी हम बात कर लेते हैं फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस के बारे में। तो ये मैंने आपको बता दिया, आई वी के साथ शैल का यूज होगा, बाकी सभी के साथ विल का यूज होगा, और V1 का यूज होगा। इसकी भी मैंने एक फाउंडेशन क्लास ली हुई है, अगर आपको वो क्लियर नहीं है तो आप उसको वॉच कीजिए, अगर क्लियर है देन डोंट वरी, स्टे कनेक्टेड। अब देखिएगा, अगर हम इसके उपयोग की बात करें डे टू डे लाइफ में, तो क्या है, बड़ा सिंपल है। अगर सामान्य भविष्य की घटनाओं के लिए जो अपने आप नेचुरली हो जाएंगी, उनको हमें शो करना है,
उनको अगर हमें बताना हो तो हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ कर लेते हैं। जैसे विंटर विल कम अगेन, ये मैंने देख रखा है कि विंटर दोबारा से फिर आएगा। इसके बारे में बात हम कब कर रहे हैं? प्रेजेंट में, और वो होगा कब? फ्यूचर में। क्लियर? इसीलिए प्रेजेंट और फ्यूचर आपस में क्या रहते हैं? कनेक्टेड रहते हैं। सपोर्ट लेता है प्रेजेंट से, तभी तो फ्यूचर होता है। बर्ड्स विल बिल्ड डियर नेस्ट का मीनिंग क्या हुआ? अपने आप होने वाली एक एक्टिविटी है। अगर हम प्री प्लान्ड फ्यूचर एक्टिविटी के बारे में बात करें तब भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज हम कर लेते हैं, क्योंकि उसके बारे में प्री प्लानिंग तो अभी होगी प्रेजेंट में, लेकिन एग्जीक्यूशन या उस पर काम होगा फ्यूचर में। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर हम ऐसी कोई भी एक्टिविटी, कोई भी एक्शन ले लेते हैं जिसमें हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं लेकिन उस पर एग्जीक्यूशन हम फ्यूचर में करेंगे। तो इस तरह के कोई भी सेंटेंस में हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज कर लेते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको हिंट्स के तौर पर बताऊं, किसी भी सेंटेंस में टुमारो, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक कुछ भी देखने को मिले, फॉलोइंग ईयर, फॉलोइंग मंथ, फॉलोइंग डे कुछ भी देखने को मिले, भविष्य की कोई एग्जैक्ट डेट, टाइम, ईयर, कुछ भी मंथ आपको देखने को किसी भी सेंटेंस में मिल जाता है, तो आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यानी शैल, विल प्लस V1 का यूज करेंगे। अभी हम आगे करते हैं कंटिन्यूअस टेंसेस। कंटिन्यूअस बोल लीजिए या फिर प्रोग्रेसिव बोल लीजिए। जैसा देखिएगा, हमारा पजल का नेक्स्ट स्टेप था ये, यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ था 4 और इस तरीके से बॉक्स में इनक्लोज्ड था। इस 4 का मीनिंग हुआ V4, यानी वर्ब की कौन सी फॉर्म? फोर्थ फॉर्म। ज़रा देखिएगा, जैसे आपको पता लग रहा है अप एंड डाउन, इनका मीनिंग क्या हुआ? नॉन स्टैटिक, अस्थायी। यानी परमानेंट के बाद में हम कहाँ आ जाते हैं? नॉन परमानेंट पर आ जाते हैं। इसको कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंसेस में हम काउंट करते हैं। ज़रा देखिएगा, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर मैंने मेंशन किया हुआ है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब रहता है वॉज वर्ब प्लस V4। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब इज MR, V4 रहता है। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब शैल बी, विल बी प्लस V4 रहती है। IV के साथ शैल बी यूज होगा, बाकी सभी के साथ विल बी यूज होगा। I के साथ M, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इज, और सभी प्लूरल्स के साथ आर का यूज हम करते हैं। आई के साथ वॉच और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वॉच, बाकी सभी के साथ यहाँ पर वर्क का यूज किया जाता है। ये बात मैंने की पर्सन्स के बारे में। अगर और डिटेल में आपको जानना है तो जो फाउंडेशन क्लासेस हैं जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप क्लासेस को वॉच कर सकते हैं। ये मैंने बिल्कुल अच्छे से आपको करवाया हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं नॉन स्टैटिक, अस्थायी भाव की। ज़रा देखिएगा, सबसे पहले हम अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस की बात कर ले तो क्या हमें देखने को मिलेगा? यानी ये टेंस अगर हमें डे टू डे लाइफ में यूज करने के बारे में बताता है तो ये हमें बताएगा कि कौन सा काम हमारी आंखों के सामने हो रहा है जिसको हम डायरेक्ट एक्शन बोलेंगे, और कौन सा काम हमारी आंखों के सामने नहीं हो रहा है जिसको हम इनडायरेक्ट एक्शन बोलेंगे। तो आप कह लीजिए ऐसा काम जो चल रहा है, ऐसा काम जो चल रहा है। अब डायरेक्ट एक्शन के बारे में तो जो मेरी आंखों के सामने हो रहा है, जैसे दे आर रनिंग इन द ग्राउंड, दे आर फाइटिंग विद इच अदर, मेरे आंखों के सामने है। अगर मैं बोलूँ ही इज राइटिंग अ बुक, कि वो एक बुक लिख रहा है, और इस समय जब मैं बात कर रहा हूँ तो उस समय वो नहीं लिख रहा है। ये नाइट का टाइम हो सकता है, मॉर्निंग का टाइम हो सकता है, उसकी राइटिंग का टाइम नहीं हो सकता है। यानी अप्रत्यक्ष रूप से उस समय वो काम नहीं कर रहा है, लेकिन अगर आप देखिएगा एक्टिवली वो उस काम में इन्वॉल्व है। यानी अप्रत्यक्ष रूप में मैंने लिया कि मैं आंखों के सामने वो चीज़ नहीं देख पा रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर मैं किसी भी व्यक्ति के बारे में बोलूँ ही इज़ राइटिंग अ बुक, ये मेरा जो एक्शन हुआ वो इनडायरेक्ट हुआ,
क्योंकि ये हो सकता है मैं रात को 2 बजे, मिडनाइट में, अर्ली इन द मॉर्निंग, आफ्टरनून में बात कर रहा हूँ। उस समय तो ज़रूरी नहीं है कि ही बुक राइट कर रहा हो। तो ये कौन सा हुआ? इनडायरेक्ट एक्शन हुआ। अगर मेरी आंखों के सामने कुछ हो रहा है तो वो डायरेक्ट एक्शन होगा। ज़रा देखिएगा कैसे। वो बुक राइट कर रहा है। बुक राइटिंग का काम उसने कब शुरू किया था? पास्ट में शुरू किया था। प्रेजेंट में है वो, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? और फ्यूचर में भी वो ऐसा करता रहेगा। ये जो कंडीशन है हमारी यहाँ फुलफ़िल हो रही है। पास्ट में कोई काम शुरू हुआ था, प्रेजेंट में भी है और फ्यूचर में भी रहेगा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि वो काम कंटिन्यूसली चलता जा रहा है। तो इसलिए कंटिन्यूस टेंस में उसको रखेंगे। एक एग्जांपल और लीजिए, जैसे ही इज़ स्टडिंग इन क्लास 10th। वो क्लास 10th में स्टडी कर रहा है। क्लास 10th में जब वो स्टडी कर रहा है तो उसने एडमिशन तो पास्ट में लिया, चाहे वो 2 महीने पहले, 3 महीने पहले या उससे भी पहले या 1 दिन पहले लिया, तो एडमिशन तो पास्ट में लिया गया। अब प्रेजेंट में वो स्टडी कर रहा है और जब तक वो क्लास पास नहीं कर लेता तब तक वो फ्यूचर में भी, यानी वो आगे ऐसा चलता रहेगा। तो अब आप क्या समझे कि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस के अंदर हम क्या करते हैं? प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस में हम ऐसे एक्शन को लेते हैं जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों एक्शंस को हमारे सामने शो करता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें निर्धारित फ्यूचर एक्शन के लिए, यानी ऐसे भविष्य के कार्य जिनके बारे में पहले से हम निर्धारण कर चुके हैं, प्लानिंग कर चुके हैं, जैसे दे आर गोइंग टू दिल्ली टुमारो, यानी उन्होंने पास्ट में ये सब डिसाइड कर लिया था। प्रेजेंट में वो अभी रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, यानी कि अब क्या हुआ कि एक फ्लैट लाइन नहीं आ रही है, अब वो एक्टिव रहेंगे। कहीं वो जाएंगे तभी तो वो एक्टिव रहेंगे, यानी वो जब, चाहे वो गाड़ी में जा रहे हैं, चाहे वो पैदल जा रहे हैं, तो उनमें अप एंड डाउन आ रहा है, उनमें प्रोग्रेस हो रही है। जब वो बुक राइट कर रहा है तब भी ऐसे ही राइट करेगा। जब वो स्टडी कर रहा है तब भी वो कम सीखेगा, ज़्यादा सीखेगा, और सीखता सीखता यानी उसमें प्रोग्रेस आएगी। इसलिए इसको प्रोग्रेसिव टेंस बोलते हैं। आगे देखिए, वी आर मीटिंग टुडे इन द इवनिंग, कि आज हम मीटिंग करने जा रहे हैं इवनिंग में। डेली तो नहीं होता, लेकिन आज स्पेशली हो रहा है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि हम स्पेशली आज प्री प्लानिंग वे से मिलने जा रहे हैं। अगर आप ये देखिएगा, कोई हमारे सेंटेंस के अंदर आपको लुक और सी, मैं ज़रा आपको समझा देता हूँ। किसी भी सेंटेंस की शुरुआत के अंदर देखिएगा, हमें लुक या सी, हियर, वॉच, नोटिस, ऑब्जर्व, इस तरह का कुछ भी मिल जाए, लास्ट में हमें क्या मिल जाए? एक्सक्लेमेशन मार्क मिल जाए। एक्सक्लेमेशन मार्क मिल गया, एक्सक्लेमेशन मार्क मिल गया। उसके बाद में क्या आएगा? जैसे देखिएगा, लुक ही इज़ रनिंग, सी द स्मोक इज़ कमिंग आउट ऑफ द विंडो, हियर दे आर शाउटिंग। तो अब देखिएगा, दे आर शाउटिंग। तो इस कंडीशन में क्या आया कि हमने ING का यूज किया। इसके साथ साथ मैं आपको हिंट्स भी बता देना चाहूँगा। अगर किसी सेंटेंस में आपको स्टिल, नाउ अ डेज, स्टिल STILL और नाउ अ डेज देखने को मिले, तो वहाँ आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज करना है। अब मैं आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट क्लियर करने जा रहा हूँ, ज़रा देखिएगा कैसे। जैसे हम अगर फ्लैट लाइन और इसमें डिफरेंस की बात करें तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वैसे तो क्लियर हुआ होगा, लेकिन मेरी तरफ से और मैं आपको इसमें क्लियरेंस करता हूँ। देखिएगा कैसे। अगर हम बात करें जैसे वी वॉक ऑन द रोड, कि हम रोड पर चलते हैं। अब चलने का काम पास्ट में भी रोड पर हो रहा था, प्रेजेंट में भी रोड पर है और फ्यूचर में भी रोड पर है। इसीलिए मैंने क्या यूज़ कर लिया? V1, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ कर लिया। अब इसी सेंटेंस को मैं लिखूं, वी, ऐसे मैंने लिखा, मेरी वर्ब है वॉक ऑन द वॉल। ज़रा समझ लीजिए डिफरेंस। अगर मैंने बोला द वॉल, इसका मीनिंग क्या हुआ? चलने की कोई जगह है ही नहीं वॉल, वॉल पर कोई कैसे चल सकता है? इसका मीनिंग एक्सेप्शन आ गया, इसका मीनिंग उतार चढ़ाव आ गया। उतार चढ़ाव आते ही क्या आएगा? वी आर वॉकिंग, वी आर वॉकिंग।
यानी यहाँ पर तो वो एक फ्लैट लाइन मुझे देखने को मिल रही थी, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, उतार चढ़ाव आया क्योंकि वॉल पर चला जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यानी फ्लैट लाइन इसलिए पहले लिया गया है कि वो चीज़ें बिल्कुल स्थायी है, नेचुरल है। अब अगर उसमें कोई भी उतार चढ़ाव आएगा, जब हम एक्टिव रहेंगे, प्रोग्रेस करेंगे, तो हमें मूवमेंट करना पड़ेगा, और मूवमेंट का नाम ही आईएनजी है, जैसा कि अपने आप में ये रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन इसके साथ साथ मैं कुछ एक वर्ब्स बता देना चाहता हूँ जिनको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में ही मोस्टली यूज करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मोस्टली हम यूज करते हैं। जैसे वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन होता है अनुभूति, यानी जैसा हम फील कर रहे हैं उसके बारे में। वर्ब्स ऑफ परसेप्शन के बारे में बात करें तो हमारी वर्ब्स ऑफ परसेप्शन है सी, हियर, स्मेल, टेस्ट एंड फील, जो हमारे 5 सेंसेस करते हैं। यानी हमारे 5 सेंसेस क्या करेंगे, चाहे दिन हो या रात हो, पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो। आँखों का काम देखने का है तो वो देखेंगे यानी सी करेंगी। कानों का काम सुनने का है तो वो हियर करेंगे, प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो। स्मेल, नोज का काम स्मेल करने का है तो वो करेगा। टेस्ट, अगर हमारी टंग का काम टेस्ट करने का है तो वो पास्ट में भी उसने किया, प्रेजेंट में भी करेगा और फ्यूचर में भी करेगा। स्किन का काम फील करने का है तो वो करेगा। इसका मीनिंग में एक फ्लैट लाइन मिला। कंटिन्यूस में इनका यूज़ नहीं होता, इनका यूज़ हम इंडेफिनिट में करते हैं। आगे देखिए, वर्ब्स ऑफ अपीयरेंस का मीनिंग हो गया कि जैसे लुक, रिजेंबल, सीम, अपीयर। लुक, रिजेंबल, सीम, अपीयर, वर्ब्स ऑफ अपीयरेंस का यूज़ हम प्रेजेंट इनडेफिनिट में करते हैं, कंटिन्यूस में नहीं करते हैं। उसके साथ साथ देखिएगा वर्ब्स ऑफ थिंकिंग। थिंक, बिलीव, ट्रस्ट, रिमेंबर, फॉरगेट, नो, अंडरस्टैंड, परसीव, रियलाइज। इन वर्ब्स का यूज हम कंटिन्यूस में नहीं करते, इनडेफिनिट में करते हैं। उसके बाद में देखिएगा वर्ब्स ऑफ पजेशन, जो हमारे पास है। वर्ब्स ऑफ पजेशन जिनको बोलते हैं, जैसे बिलोंग, ओवन, पजेस, कंटेन और हैव। वर्ब्स ऑफ इमोशंस, वांट, डिजायर, विश, हेट, होप, लाइक, बिलीव, लोथ, माइंड, एडमायर, फियर, एक्सपेक्ट। ये कुछ एक वर्ब्स मैंने इंपॉर्टेंट वर्ब्स आपको बताई जिनको हम कंटिन्यूस में यूज नहीं करते हैं। रेयर केसेस में, एक्सेप्शंस में ही हम यूज कर लेते हैं। वो एक्सेप्शन भी मैं आपके सामने क्लियर कर देता हूँ। देखिए, बाद में टाइम नहीं लगेगा, लेकिन एक बार चीज़ों को समझने में टाइम लगेगा। ज़रा देखिए कैसे। अगर हम बात करें वी, जैसे हम बात कर लेते हैं वी सी विद आवर आइज। ये मैंने एक आपके सामने बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल लिखा जो कि नेचुरल फिनोमेना को शो कर रहा है। पास्ट में भी, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर वाली हमारी जो कंडीशन है वो प्रूव होती जा रही है। ज़रा देखिएगा, इसी को आपको एक सेंटेंस ऐसे मिल गया एग्ज़ाम के अंदर, द जज डैश सी, ओके। उसके बाद में इनटू द केस। अब इसके अंदर क्या रहेगा, देखिए जजिज जब आया तो ये एक्सेप्शन हो गया। यहाँ आपको सी वर्ब्स देख लेना, मतलब ये नहीं है कि कंटिन्यूस यूज़ नहीं होगा। इसका मीनिंग यहाँ कंटिन्यूस का आपको यूज़ करना है, क्योंकि जो एक फ्लैट लाइन है वो फ्लैट लाइन यहाँ प्रूव नहीं हो रही है। यहाँ आपको प्रोग्रेस दिखेगा, यहाँ आपको अस्थायी भाव दिखेगा, कंटिन्यूटी दिखेगा। इसीलिए क्या हुआ कि हमने सीइंग का यूज किया कि जो जजेस हैं केस के अंदर स्टडी कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, ओके। तो जैसे अगर हम और एग्जांपल लें, ऐसे आप ले सकते हो, वी हियर विद आवर ईयर्स, वी हियर विद आवर ईयर्स, द जजेस आर हियरिंग द केस, द जजेस आर हियरिंग द केस, यानी वो केस की सुनवाई कर रहे हैं। तो इस तरीके से उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा।
आगे चलते हैं, पास्ट कंटिन्यूस टेंस की हम बात कर लेते हैं। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हम वॉज वर प्लस V4 का यूज़ कर लेते हैं। जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूँ कहाँ हमें वॉज यूज़ करना है, कहाँ वर करना है। लेकिन आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप जो फंडामेंटल्स की क्लास है, फाउंडेशन की क्लास है, उसको वॉच कर सकते हैं। आगे हम चलते हैं, इसके उपयोगों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि प्रेजेंट में तो हमें सपोर्ट मिलता रहा है, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में भी सपोर्ट नहीं मिला था, तो यहाँ पर भी हमें सपोर्ट नहीं मिलेगा। टेंस है वो अपने आप में अलोन सा हमें दिखेगा, यानी यहाँ पर हमें पास्ट टेंस अलोन दिखेगा, अकेला दिखेगा। ज़रा देख लीजिए कैसे, जो अलोन होगा उसको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, उसको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। यानी यहाँ तो मैं बोल सकता हूँ ही इज़ राइटिंग अ बुक, यहाँ मैं बोल सकता हूँ दे आर फाइटिंग। अगर मैं बोलूँ दे वर फाइटिंग, अगर आपको मैंने बोला यू वर फाइटिंग, तो आप क्या बोलोगे? कब? मुझे दिखाओ, मुझे प्रूफ दो कि मैं कब फाइटिंग कर रहा था। अगर मैं बोलूँ यू वर शाउटिंग, तो आप बोलोगे कब, आपने कब देखा। तो मीनिंग क्या हुआ, हमें यहाँ पर पास्ट के अंदर प्रूफ की ज़रूरत पड़ेगी, अलोन है। अब ज़रा देखिए, मैं आपके सामने बिल्कुल ऐसे काम जो लगातार चल रहे थे उसके लिए हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ कर लेते हैं। लेकिन मैं जो प्रूफ वाले एग्जांपल्स हैं वो आपके सामने क्लियर कर देता हूँ। ज़रा देखिएगा, एक स्ट्रक्चर होता है वहन से, वो स्ट्रक्चर आपके सामने मेंशन है, आप उसको स्टडी कीजिए। जैसे वहन प्लस सब्जेक्ट प्लस हमारा V2 होता है, ऑब्जेक्ट ऑप्शनल होता है ब्रैकेट में, यानी ऑब्जेक्ट यूज़ कर भी सकते हैं और नहीं भी। उसके बाद में कोमा, सब्जेक्ट, वॉज वर प्लस V4 और प्लस ऑब्जेक्ट होता है। वहन हम यहाँ सेंटेंसेस के बीच में एज ए लिंकर भी यूज़ कर सकते हैं। ज़रा देखिएगा, अगर मैं बोलूँ हिज वाइफ वॉज वॉशिंग हर क्लॉथ्स, अगर मैं बोलता हूँ, देखिएगा एक सिंपल सा एग्जांपल है, हिज वाइफ वॉज वॉशिंग क्लॉथ्स, तो आप बोलोगे कब धो रही थी, आपको कैसे पता, आपने कब देखा? वैन आई वेंट देयर, वैन आई वेंट देयर। वहन के बाद हमने V2 का यूज किया है, यानी वहन अपने आप में क्या, डेफिनिट टाइम को शो कर रहा है, इसलिए हमने पास्ट इंडेफिनिट यूज़ कर लिया है। यानी डेफिनिट टाइम जब जहाँ भी शो होता है वहाँ पास्ट इंडेफिनिट यानी V2 का यूज़ कर लेते हैं। यहाँ इस तरफ हमने वॉज वर प्लस ING का यूज़ किया, यानी पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ किया है, क्योंकि उसकी वाइफ क्लॉथ वॉश कर रही थी, उसका प्रूफ मैं हूँ, आई है, क्योंकि आई जब वहाँ गया तो उसने वो देखा। अब आपके सामने ये क्वेश्चन आता है कि देखिएगा, आपको किसी भी अगर पेपर में क्वेश्चन में ये वहन देखने को मिले और यहाँ ब्लैंक मिले तो वॉज वर प्लस ING लगेगा, अगर उसकी तरफ ब्लैंक मिले तो V2 आपको यूज़ करना है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, द स्टूडेंट्स वर मेकिंग अ नॉइज, कब कर रहे थे? व्हेन आई सॉ देम, तो हमारा प्रूफ हो गया व्हेन आई सॉ देम। अगर मैं बात कर लूँ, देखिएगा एक और स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस जस्ट, V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एज, यानी जस्ट एज अगर किसी सेंटेंस में हमें देखने को मिले और एज के बाद में सब्जेक्ट V2 और फिर अपना ऑब्जेक्ट रहेगा। जैसे दे वर जस्ट फाइटिंग विद ईच अदर एज आई रीच्ड देयर, यानी मैं जैसे ही वहाँ पर पहुँचा तो मैंने देखा कि वो एक दूसरे के साथ झगड़ रहे थे। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमने पास्ट में एक प्रूफ लिया, क्योंकि पास्ट अलोन है। तो पास्ट कंटिन्यूस अगर जस्ट और एज आपको मिले तो जस्ट के ठीक बाद आपको ING लगाना है और एज के बाद आपको V2 का यूज़ करना है। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। एक हमारा लास्ट इसमें सेंटेंस रहता है वाइल का, वाइल प्लस सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस V4, ऑब्जेक्ट जो है हमारा ऑप्शनल रहेगा, उसके बाद कोमा, सब्जेक्ट, वॉज वर प्लस V4 और प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। अगर किसी भी सेंटेंस में आपको वाइल देखने को मिलता है शुरू के अंदर तो आपको दोनों तरफ वॉज वर का यूज कर लेना है। जैसे वाइल आई वॉज टीचिंग दे वर मेकिंग अ नॉइज, जब मैं उनको टीच कर रहा था वो शोर कर रहे थे। वाइल आई वॉज डूइंग माई वर्क दे वर प्लेइंग आउटसाइड,
तो देखिएगा जब वाइल आया तो दोनों तरफ वॉज वर्ब प्लस आईएनजी का हमने यूज किया है। तो उम्मीद करता हूँ पास्ट कंटिन्यूस टेंस आपको क्लियर हुआ होगा। आगे हम चलते हैं और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की बात कर लेते हैं। फ्यूचर में कंटिन्यूटी बताने के लिए हम प्रेजेंट का सपोर्ट लेंगे। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी सपोर्ट प्रेजेंट ने किया था फ्यूचर को, तो यहाँ भी सपोर्ट कौन करेगा? प्रेजेंट करेगा। ज़रा देखिए, शैल बी विल बी यूज करते हैं आई वी के साथ शैल बी, और बाकी सभी के साथ विल बी या और वी फोर का यूज करते हैं। इसके बारे में भी फाउंडेशन क्लास में अच्छे से मैंने क्लियर किया हुआ है। अगर वॉच नहीं किया है और आपको क्लियर नहीं है तो वॉच कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। उसके बाद योगों के बारे में बात कर लेते हैं। अगर भविष्य में कोई काम नॉर्मल केस में होता है, अगर भविष्य में कोई काम नॉर्मली होता है, तब हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज़ कर लेते हैं। अगर हमें लगे कि वहाँ हम एक्टिव रहेंगे, वहाँ हम कोई ना कोई काम करते रहेंगे, वहाँ कोई ना कोई मोमेंट होगी, कोई फ्लैट लाइन नहीं होगी। इसका मीनिंग क्या हुआ? जैसे राम विल बी प्लेइंग फुटबॉल एट दिस टाइम टुमारो, कि कल इस समय राम फुटबॉल खेल रहा होगा, यानी वो क्या रहेगा? एक्टिव रहेगा। फुटबॉल खेलेगा तो एक्टिव रहेगा। अगर हम नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन के बारे में बात करें तो हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। उसके बाद में देखिएगा, हम अब डिफरेंस क्लियर कर लेते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में डिफरेंस क्या होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस आप बने रहिए। अगर आपने कोई कमेंट अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब देखिए डिफरेंस इसके अंदर और इसमें मैं आपको डिफरेंस क्लियर कर रहा हूँ। पहले मैं आपके सामने 2 एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा आई एम सीइंग द प्रिंसिपल, कि मैं, यहाँ पर सी का मीनिंग क्या होगा? सी का मीनिंग होगा मिलना। सीइंग द प्रिंसिपल, कि मैं प्रिंसिपल से मिलूँगा, मैं प्रिंसिपल से मिलूँगा। सीइंग का मीनिंग है मिलना। आप कोई टाइम लेना चाहो तो टाइम भी ले सकते हो। जैसे नियर फ्यूचर एक्शन की बात है तो आप टुमारो ले सकते हो, कि मैं कल प्रिंसिपल से मिलूँगा। अभी इसी को मैं लिख रहा हूँ, आई शैल बी सीइंग द प्रिंसिपल। अगर मैंने ये सेंटेंस लिखा, टुमारो लिखना है, आप लिख सकते हो लास्ट के अंदर, नो इश्यू, हमें चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अब इसके अंदर देखिए क्या है, ये मेरा प्री प्लान्ड एक्शन है। ये क्या है? प्री प्लान्ड है, यानी इसमें मैं पहले से निर्धारित करके बैठा हूँ कि कल मुझे प्रिंसिपल से मिलने के लिए जाना है। और ये जैसे मैंने बताया नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन, यानी आई जो है वो वहाँ प्रिंसिपल के पास काम कर रहा है। इसका मीनिंग क्या हुआ? वो उसी स्कूल में, उसी ऑफिस में काम कर रहा है। ये नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन हुआ। अब दोबारा से क्लियर कर रहा हूँ, ये प्री प्लान्ड एक्शन है कि मुझे कल प्रिंसिपल से मिलने जाना है। अगर मैं इस बात को ऐसे बोल दूँ तो आप ध्यान में रखिएगा, जब भी आप बोलें कि इसका मीनिंग होगा आप वहाँ काम कर रहे हैं, आप उसी ऑफिस में, उसी स्कूल में काम कर रहे हैं, और ये आपके नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। पजल का थर्ड स्टेप क्लियर करेंगे। देखिए थर्ड स्टेप में, जैसा मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है, अपना काम कंप्लीट हुआ हमें मिलता है, इसीलिए हम परफेक्ट टेंसेस का यूज यहाँ पर कर लेते हैं। ये जो नंबर 3 है अपने आप में वर्ब की थर्ड फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ मैंने पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस ले लिए हैं। पास्ट में आपको पता है हैड प्लस V3, प्रेजेंट में हैज हैव प्लस V3, फ्यूचर में शैल हैव विल हैव प्लस V3 का यूज हम करते हैं। आपको अच्छे से समझाने के लिए मैंने ऑलरेडी 2 एग्जाम्पल्स राइट डाउन किए हुए हैं ताकि अपना समय बचे। देखिए, आई एट फूड 2 आवर्स अगो, कि मैंने 2 घंटा पहले खाना खाया। आप जब ये सेंटेंस देखते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हमें लगता है। क्यों लगता है ज़रा देखिएगा, क्योंकि ये डेफिनिट टाइम हमने ऑलरेडी यहाँ पर लिया हुआ है। डेफिनिट टाइम होने की वजह से V2 का यूज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। अगर हम ये डेफिनिट टाइम हटा दें तो क्या होगा? जैसे ही हमने डेफिनिट टाइम हटाया तो उसका इफ़ेक्ट
उसका इफ़ेक्ट प्रेजेंट तक आ गया। और जैसे ही पास्ट के एक्शन का इफ़ेक्ट प्रेजेंट तक आता है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे ही पास्ट का इफ़ेक्ट प्रेजेंट तक आता है तब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर अपना वर्ब रहेगा हैव ईटन। ये क्यों हुआ मैं आपके सामने दोबारा फिर क्लियर कर देता हूँ। जैसे ही हम डेफिनिट टाइम, पास्ट का डेफिनिट टाइम हटा देते हैं, ओमिट कर देते हैं, तो वो एक्शन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में काउंट होगा। जैसे ही हम पास्ट का डेफिनिट टाइम हटा देते हैं तो वो एक्शन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में काउंट होगा, जैसा कि आप देख पा रहे हो। इसी रूल को आगे और ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं बताता हूँ, ज़रा देखिएगा। यानी इस टेंस में हम वो एक्शन लेंगे जो पास्ट में हो चुके हैं लेकिन जिनका इफ़ेक्ट हम प्रेजेंट में फील कर रहे हैं। कोई भी एक्शन लीजिए, वो हुआ तो पास्ट में ही है, चाहे वो कुछ सेकंड पहले हुआ हो, मिनट पहले हुआ हो, घंटे, दिन या ईयर पहले हुआ हो, उसका इफ़ेक्ट आज अगर आप प्रेजेंट में फील कर रहे हो किसी भी वजह से और आपने उस इफ़ेक्ट को पास्ट के टाइम से वहाँ बाउंड नहीं किया है, तब आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। तो अपना फर्स्ट जो रूल बनता है वो ये रहेगा, पास्ट में पूर्ण कार्य जिनका प्रभाव हम वर्तमान में महसूस कर रहे हैं। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, जैसे मैंने मेरा काम पूरा कर लिया। ये काम मैंने चाहे कितने भी समय पहले पूरा किया हो, वो रहा पास्ट में। लेकिन अगर मैं पास्ट का एक डेफिनिट टाइम ना रखूं तो मुझे लगाना पड़ेगा आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। इसी सेंटेंस को मैं ऐसे भी मेंशन कर सकता हूं, आई कंप्लीटेड माई वर्क 1 आवर अगो, कि 1 घंटा पहले किया। अगर मैंने पास्ट का 1 घंटा वहाँ पर लगाया, 1 आवर अगो लगाया, तो वो अपने आप में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में काउंट हो जाएगा। क्लियर? और एक एग्जांपल लीजिए, जैसे ही हैज़ ईटन ऑल द फ्रूट्स, कि उसने सारे फ्रूट्स खा लिए, पास्ट में खाए, और अब हमारे सामने प्रेजेंट कंडीशन क्या है कि हमारे पास और ज़्यादा फ्रूट्स नहीं हैं खाने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। सेकंड अपना जो रूल है वो अभी अभी पूर्ण हुए कार्य के लिए होता है। आप इसको पास्ट में ले सकते हैं, लेकिन आपको अभी अभी मैंने इसलिए इसको अलग से काउंट किया है कि हमें इसमें जस्ट देखने को मिलता है, JUST। जहाँ जिस सेंटेंस में आपको ब्लैंक से ठीक पहले जस्ट का यूज मिले तो वहाँ आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज कर लेना होता है। जैसे इट हैज़ जस्ट स्ट्रक 8 o'clock, कि अभी अभी 8 बजे, जैसे हम बोलते हैं इट हैज़ जस्ट स्ट्रक 8 o'clock। उसके बाद में द बस हैज़ जस्ट अराइव्ड। आप कोई भी एग्जांपल इस तरह के जस्ट से रिलेटेड ले सकते हैं। आगे हम चलते हैं। ऐसा काम जो अभी पूर्ण नहीं हुआ लेकिन आगे होगा, इस तरह के एक्शन को शो करने के लिए हम यट का यूज़ करते हैं। तो याद रखिएगा, यट का मीनिंग होता है ऐसा कार्य जो अभी नहीं हुआ लेकिन होगा, नेचुरली होगा। जैसे द सन हैजंट यट सेट, कि सन अभी सेट नहीं हुआ है। नेचुरल एक्शन के साथ हम यट का यूज़ करेंगे, या वैसे कार्य जो डेफिनेटली होने वाले हैं उनके लिए हम यट का यूज़ करेंगे, लेकिन अभी प्रेजेंट में वो कंप्लीट नहीं हुए हैं। ओके, नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। ऐसा कार्य जो पूर्ण हुआ है, ऐसा कार्य जो पूर्ण हुआ है या नहीं हुआ है, हमें पता ना चले। ऐसा कार्य जो पूर्ण हुआ है या नहीं हुआ है, जब इसका पता हमें नहीं चलता है तब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से अपने सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ? जब हम किसी से कोई जानकारी लेना चाहते हैं और हमें लगता है कि हाँ ऐसा काम हो चुका होना चाहिए या वो इंसान ऐसा काम कर चुका है, तब हम उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। जैसे हैव यू एवर बीन टू अमेरिका, कि क्या आप कभी अमेरिका गए हो। हम सिर्फ जानकारी लेना चाह रहे हैं दूसरे व्यक्ति के बारे में। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर रहा होगा। आगे देखिएगा, एक स्ट्रक्चर आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, दिस, इट, दैट। इनमें से कोई भी आपको एक मिलेगा, उसके बाद में इज मिलेगा, फिर द फर्स्ट के बाद में कोई भी आपको सेकंड, थर्ड, लास्ट, ओनली, बेस्ट, वोस्ट, इस तरीके के वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, और फिर नाउन मिलेगा।
उसके बाद में सब्जेक्ट मिलेगा, हैज़, हैव प्लस V3 और ऑब्जेक्ट आपको यूज करना है। तो स्ट्रक्चर याद रखिएगा, जहाँ कहीं भी इस तरह का कोई सेंटेंस आपको देखने को मिले तब आपको V3 का यूज कर लेना है। जैसे दिस इज़ द वर्स्ट नॉवेल, कि यह सबसे बुरा नॉवेल है, आई हैव एवर रेड, कि जो मैंने अब तक अपनी ज़िंदगी में पढ़ा है। दिस इज़ द ओनली बुक ही हैज़ रिटन, कि ये एकमात्र बुक है जो उसने लिखी है। तो ज़रा देखिएगा, जो मैंने स्ट्रक्चर आपको बताया वो स्ट्रक्चर इन एग्जाम्पल से क्लियर हो रहा है। आगे चलते हैं। ऐसा कार्य जो भूतकाल में शुरू हुआ और उस कार्य की अवधि को हम दर्शाते हैं। ऐसा कार्य, कोई भी काम जो हुआ तो भूतकाल में ही शुरू है, यानी पास्ट में शुरू है, लेकिन उसकी अवधि को, उसकी पीरियड को हम प्रेजेंट में शो कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, यानी एक्शन अपने आप में या तो काम से पूरा हो जाएगा या समय से पूरा हो जाएगा। ज़रा देखिए, आई हैव नोन हर फॉर 3 years, कि मैं उसको 3 सालों से जानता हूँ, कि मैं उसको 3 सालों से जानता हूँ। ही हैज़ लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 5 years, कि वो 5 सालों से इस घर में रह रहा है या 5 सालों तक इस घर में रह चुका है। ओके, तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं। सिंस और फॉर का यूज़ भी आपको अच्छे से मैं आने वाले टेंस में क्लियर करवाऊंगा। लेकिन एक बात याद रखने योग्य है कि जो वर्ब्स मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में करवाई थी कि वो स्टैटिक वर्ब्स हैं, उनका यूज़ हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आमतौर पर नहीं करते हैं। अगर उन वर्ब्स से रिलेटेड आपको कोई सेंटेंस मिलता है या आप कोई सेंटेंस फॉर्मेशन करते हो, तब आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करना होता है बजाय प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के। अगर आपने वो लर्न नहीं किया है तो वर्ब लर्न ज़रूर कीजिए। उसके बाद में मैं आपको हिंट्स बता देता हूँ जिनके साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ आमतौर पर करते हैं, जैसे कि लेटली, सो फार, रिसेंटली, अप टू नाउ, येट, एवर, ऑलरेडी और जस्ट। अगर आपको इनमें से कोई भी हिंट किसी भी सेंटेंस में देखने को मिलता है तब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कर लेते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और पास्ट परफेक्ट टेंस को करते हैं, यानी हैड प्लस V3 हमें लगाना होगा। हैड प्लस V3 लगाने के लिए हमें क्या, स्पोर्ट चाहिए, और स्पोर्ट किसका चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट का चाहिए। आप याद रखिएगा, यहाँ पर हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही सपोर्ट करेगा। क्लियर, यानी यहाँ पर भी सपोर्ट कर रहा था। अगर वो डेफिनिट टाइम हम लेते तो पास्ट इंडेफिनिट था, अगर वो डेफिनिट टाइम हम हटा देते तो प्रेजेंट परफेक्ट था। अब हमें पास्ट इंडेफिनिट का सपोर्ट यहाँ पर मिलना चाहिए, और वो सपोर्ट लेने के लिए क्या करना है, हमें 2 एक्शंस लेने हैं। यानी हम कोई भी 2 एक्शंस लेंगे और उन एक्शंस को हम कंपेयर करेंगे कि उनमें से सबसे पहले हुआ कौन सा। जो एक्शन पहले होगा उसके साथ हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे, और जो बाद में होगा उसके साथ हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। ज़रा देखिएगा, मैं आपके सामने एक हिंट लिख रहा हूँ। अगर आपको किसी भी सेंटेंस में बिफोर देखने को मिले तो बिफोर से बिफोर, याद रखिएगा, बिफोर से बिफोर हमें हैड प्लस V3 का यूज़ कर लेना है। अगर आपको किसी भी सेंटेंस में आफ्टर देखने को मिले तो आफ्टर के आफ्टर आपको क्या यूज कर लेना है, हैड प्लस V3 का यूज कर लेना है। एक स्ट्रक्चर अपना ये बनता है, दूसरा स्ट्रक्चर अपना ये बनता है। तो याद रखिएगा, बिफोर से बिफोर हैड प्लस V3, आफ्टर के आफ्टर आपको क्या यूज करना है, हैड प्लस V3 का यूज करना है। उसके साथ साथ एक एग्जाम्पल और ले सकते हो आप, जो वहन का है। कई बार सेंटेंस अपना वहन से स्टार्ट मिलता है। वहन अपना डेफिनिट टाइम को शो करता है, तो अपना क्या स्ट्रक्चर रहता है, सब्जेक्ट प्लस V2 रहता है, यानी वहन के साथ हमें ये लगाना है। क्लियर, इसका मीनिंग क्या हुआ, जब वहन आपको मिलेगा तो उसके साथ V2 का यूज करना है। बीच में आपको ऑब्जेक्ट के बाद में क्या लगाना, बीच में आपको ऑब्जेक्ट के बाद कोमा यूज करना है, और कोमा यूज कर लेने के बाद में आपका रहेगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 का यूज हम करेंगे। इन सारे जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम दोबारा करते हैं। ज़रा देखिएगा, डिस्प्ले आपके सामने हो रहा है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यानी इस टेंस में हम 2 एक्शंस को कंपेयर करके चलेंगे कि उसमें से पहले कौन सा हुआ। जो पहले हुआ उसके साथ हैड प्लस V3, और जो बाद में हुआ उसके साथ
V2 का यूज करते हैं, यानी पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। ज़रा देखिए, सब्जेक्ट हमने ले लिया एक तरफ, सबसे पहले बिफोर वाला एग्जाम्पल कर लेते हैं। सब्जेक्ट ले लिया हमने एक तरफ, उसके बाद में हैड V3 और ऑब्जेक्ट ब्रैकेट में ऑप्शनल लिया है, बिफोर सब्जेक्ट V2 और ऑब्जेक्ट ले लिया। जैसे शी हैड फिनिश्ड हर वर्क बिफोर आई वेंट देयर, तो बिफोर के बाद में हमने क्या यूज़ किया है, V2। बिफोर के बिफोर यूज क्या किया है, V3 का, हैड प्लस V3 का। उसके बाद हम आगे चलते हैं, वहन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। वहन के ठीक बाद आपको V2 का यूज करना है, जैसे आपको डिस्प्ले हो रहा है। वहन सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट हम ऑप्शनल रख लेते हैं। उसके बाद में सब्जेक्ट हैड और ऑलरेडी आपको देखने को मिलेगा, और V3 और ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी सेंटेंस में आपको अगर वहन और उसके साथ साथ ऑलरेडी देखने को मिल जाए तो आप कंफर्म मान के चलिएगा, जहां आपको ऑलरेडी मिला हुआ है वहां आपको हैड प्लस V3 यूज़ करना है और वहन के साथ V2 का यूज़ करना है। जैसे वहन आई रीच्ड द स्टेशन, कि जब मैं स्टेशन पहुंचा, द ट्रेन हैड लेफ्ट। वहन आई रीच्ड द स्टेशन, द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, कि ट्रेन पहले से जा चुकी थी। आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 का हम यूज़ करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहता है। फिर सब्जेक्ट और V2 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ कर लेते हैं। जैसे आफ्टर शी हैड फिनिश्ड हर वर्क, यानी उसने अपना काम पूरा किया, और पूरा करने के बाद में मैं वहाँ पहुँचा, आई वेंट देयर, कि मैं वहाँ गया। या आफ्टर शी हैड फिनिश्ड हर वर्क शी वेंट टू बेड, वो सोने के लिए चली गई। तो इस तरीके से आप देखिएगा, टू एक्शंस में हम कंपैरिजन करते जा रहे हैं। उसके बाद एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, और आपको मिले V3 के तौर पर होप, एक्सपेक्ट, थिंक, इंटेंड, वॉन्ट, सपोज। याद रखिएगा ये वर्ब्स। V3 के तौर पर आपको क्या मिलना चाहिए, होप यानी होप्ड, एक्सपेक्ट यानी एक्सपेक्टेड, थिंक यानी तो थॉट, इंटेंड मतलब इंटेंडेड, वॉन्ट मतलब वॉन्टेड, और सपोज सपोज्ड। इनमें से आपको वर्ब मिलेगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये अपने आप में अपूर्ण इच्छाओं को, इनकम्प्लीट विशेस को शो करते। वी हैड होप दैट यू वुड कोऑपरेट विद अस, यानी हमने उम्मीद ये की थी कि आप हमारे साथ सहयोग करेंगे। उसके बाद हम आगे चलते हैं। हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस बिल्कुल अच्छे से कर चुके हैं। आप याद रखिएगा टू एक्शंस को जो हम कंपेयर करते हैं, और उसके बाद हम आगे चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तरफ। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम शैल हैव, विल हैव प्लस V3 का यूज़ कर लेते हैं। इस टेंस का जब हम यूज की बात करें, इसके उपयोग की बात करें, तब हम टू टेंसेस की हेल्प आमतौर पर इसके अंदर लेते हैं। या तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो सकता है, या फिर अपने आप में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो सकता है। इसका एक एग्जाम्पल सबसे पहले हम ले लेते हैं। जैसे द स्टूडेंट्स विल हैव लेफ्ट द क्लास बिफोर द टीचर कम्स। मैंने क्या बोला कि द स्टूडेंट्स विल हैव लेफ्ट द क्लास, कि विद्यार्थी क्लास छोड़ चुके होंगे बिफोर द टीचर कम्स, कि इससे पहले टीचर आए। यानी आप देखिएगा, कम्स अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अगर यहाँ पर आए टीचर विल कम, तो वो अपने आप में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। तो आपको सपोर्ट कहाँ से मिल रहा है, या तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से मिल रहा है, या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से मिल रहा है। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। सब्जेक्ट शैल हैव, विल हैव, उसके बाद में आपको V3 का यूज कर लेना है। ऑब्जेक्ट रहेगा, बिफोर रहेगा, और सब्जेक्ट फिर V1 के साथ एस और यस का हम यूज़ कर लेते हैं। या अगर V1 का यूज़ ना करें, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करें, तो शैल, विल प्लस V1 का यूज़ हम कर लेते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं भविष्य के किसी भी कार्य के बारे में जो भविष्य में पूरा हो चुका होगा, और पूरा हो चुके होने के कार्य के बारे में हम आज ही एक टाइम लाइन रख रहे हैं। जैसे आई शैल हैव पास्ड माई ग्रेजुएशन बाय नेक्स्ट ईयर, कि नेक्स्ट ईयर तक मैं मेरी ग्रेजुएशन पास कर चुका हूँगा। या द मैकेनिक विल हैव रिपेयर्ड द कार बाय 7 PM, मैकेनिक 7 बजे तक कार रिपेयर कर चुका होगा। तो देखिएगा, एक टाइमलाइन हम रख रहे हैं और बाय का यूज़ करते जा रहे हैं। अगर आपको बाय प्लस एक टाइम मिलता है, तब आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ कर लेना है। उसके साथ साथ देखिएगा, ऐसे कार्य जिनके बारे में हम पहले से
मान कर के चलते हैं कि जिससे हम बात कर रहे हैं उनको वो बातें पता होगी। दोबारा से फिर सुनिएगा, अगर आप कोई भी किसी भी इंसान से बात कर रहे हैं और आपको लगता है कि उन्होंने वो काम पहले से कर रखा होगा, नॉर्मल है कर रखा होगा, जैसे हम किसी के पास जाते हैं और मान लीजिए इंडिया ने वर्ल्ड कप जीत लिया, तो हम जाते क्या कहते हैं, यू विल हैव रेड द न्यूज़पेपर। तो हम जाते क्या कहते हैं, यू विल हैव रेड द न्यूज़पेपर, कि आपने आज का न्यूज़पेपर तो पढ़ा ही होगा। अगर हम किसी से महात्मा गांधी जी के बारे में बात करें, मदर टेरेसा के बारे में बात करें, तब हम क्या कहेंगे, हम यही कहेंगे यू विल हैव हर्ड अबाउट मदर टेरेसा, यू विल हैव हर्ड अबाउट महात्मा गांधी। अगर हम मोदी जी के बारे में बात करें तो क्या कहेंगे, यू विल हैव हर्ड अबाउट मोदी जी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अभी हम चलते हैं फोर्थ स्टेप की तरफ। देखिए, डायग्राम में पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में मैंने आपके सामने पजल के अंदर फोर्थ स्टेप भी रखा था। थर्ड स्टेप के बाद ये फोर्थ स्टेप यहाँ तक आ रहा है और यहाँ से वापस जा रहा है। ज़रा देखिए, इसके लिए आपको एक कंडीशन समझने की ज़रूरत है। थर्ड स्टेप के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ, या तो कोई एक्शन, कोई कार्य जो है वो अपने आप में पूरा हो जाएगा, या उस काम को करने का समय किसी भी दिन के लिए पूरा हो जाएगा। यानी मान के चलिए कि किसी भी वर्कर को 8 आवर्स काम करना है और उसका जो एक्शन है, जो वर्क था वो पूरा नहीं हुआ, समय पूरा हो गया। इसका मीनिंग यहाँ समय तो पूरा हो गया जो V3 में है, यानी उस दिन का काम समय के अकॉर्डिंग पूरा हो गया, लेकिन वो काम आगे कंटिन्यू करेगा। जो पूरा हो गया वो परफेक्ट है और जो आगे कंटिन्यू करेगा वो कंटिन्यूअस है। तो इसीलिए इसको परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम काउंट करते हैं। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को ले लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब अपनी होती है हैज़, हैव, बीन प्लस V4। इसके साथ साथ एक ज़रूरी पॉइंट आपको याद रखना है कि हम सिंस और फॉर का भी यूज़ करते हैं, और उसके बाद टाइम का। यानी अगर हमारे पास किसी भी सेंटेंस में डेफिनिट टाइम यूज़ करना है तो सिंस का यूज़ करेंगे, जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून, सिंस यस्टरडे, सिंस चाइल्डहुड, बॉयहुड, सिंस 1947। इस तरीके से सिंस 2 o'clock कोई टाइम ले लीजिए, हम पॉइंट ऑफ टाइम का यूज़ करते हैं। फॉर का यूज़ हम ग्रुप ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं, जैसे फॉर 2 days, फॉर मैनी डेज। इस तरीके से हम फॉर का यूज कर लेते हैं। इसके साथ साथ हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ज़रा देखिएगा। दे, कि वो सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं, दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। अपना ऑब्जेक्ट रहेगा यहाँ पर क्रिकेट, और कब से खेल रहे हैं, सुबह से। तो सुबह से अपना क्या हुआ, डेफिनिट टाइम हो गया, तो हम क्या करेंगे, सिंस मॉर्निंग यहाँ पर लिखेंगे, यानी डेफिनिट टाइम के लिए सिंस का यूज हम करते हैं। इसी एग्जाम्पल को मैं यहाँ राइट करता हूँ और यहाँ राइट करता हूँ, फिर देखिएगा बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके लिए समझना। ये ब्लैंक रख लेते हैं और अपनी वर्ब यहाँ मान के चलिएगा प्ले है, या मैं लिख देता हूँ आपके लिए कि आपको एग्ज़ाम में मान लीजिए ऐसे मिला हुआ है, क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। यहीं तक आपको मिला। उसके बाद में सेम एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, दे, फिर रहेगा अपना डैश, वर्ब रहेगी प्ले, क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। यहाँ तक देखिएगा बिल्कुल एज इट इज़ मैंने राइट डाउन कर दिया, बस यहाँ ब्लैंक रखा है। जब कभी भी आपको एग्ज़ाम में इस तरह का कोई भी एक सेंटेंस देखने को मिलता है, क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो अब हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें कौन सा टेंस आएगा। लेकिन अभी कंफ्यूज होने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब बस एक चीज़ ध्यान में रखिएगा जो मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है। अगर
टाइम के बाद आपको V2 मिले, सिंपल सी बात है, अगर टाइम के बाद आपको V2 मिले तो हैड बीन प्लस V4 का यूज होगा। के बाद आपको V1 एस या ES यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, शैल विल प्लस V1 यानी फ्यूचर इंडेफिनिट यहाँ मिल जाए तो आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज कर लेना है। अब हम आगे चलते हैं, ज़रा देखिएगा, बिल्कुल आसान है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के हेल्पिंग वर्ब अपनी रहेगी हैड बीन प्लस V4, वही सिंस 4 और लास्ट में हमें V2 का यूज़ करना है। अब बनाते हैं, ज़रा देखिए क्या चेंज करें कि हैड बीन यहाँ पर यूज हो जाए। अगर मैं यहाँ पर चेंज कर दूँ, जैसे व्हेन आई सो दैम, कि जब मैंने उनको देखा तो वो सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे। तो आपको बस और कुछ नहीं देखना है, V2 को देखना है। जैसे ही V2 मिलता है आपको आगे, वहाँ V2 जैसे ही मिलता है तो आपको ब्लैंक में हैड बीन का यूज़ कर लेना है। तो ब्लैंक में क्या यूज़ कर लेंगे, हैड बीन प्लस V4 यानी प्लेइंग हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया, यानी आपको वहाँ पर टाइम के बाद में V2 देख लेना है। इसमें भी चेंजेस क्या करें कि अपना शैल हैव विल हैव बीन प्लस V4 हो जाए। ज़रा देखिएगा, व्हेन आई गो देयर, अब आई के साथ एस और एस तो लगाते नहीं क्योंकि ये हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में अच्छे से कर चुके हैं। या फिर व्हेन आई शैल गो देयर, व्हेन आई शैल गो देयर, क्योंकि आई वी के साथ शैल लगता है, गो देयर। अब ज़रा देखिए, जब हमें इस टाइम के बाद में ये V1 या फिर शैल विल प्लस V1, ध्यान में रखिएगा, V1 या फिर शैल विल प्लस V1 मिल जाता है, तब हम क्या यूज़ करेंगे, दे के साथ विल का यूज होगा। दे विल हैव बीन प्लेइंग। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिएगा, मैं दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ, टाइम के बाद में सिर्फ आपको V1 देखना है। शैल विल भी 1 मिनट के लिए भूल जाइए, क्योंकि शैल विल के साथ भी V1 यूज़ होता है और यहाँ भी हम V1 का ही यूज़ कर रहे हैं। तो आपको सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें देखना है, आपको देखना है। अगर टाइम के बाद में वो मिलता है तब आपको शैल हैव विल हैव बीन प्लस V4 का यूज़ कर लेना है। तो देखिए कितनी आसानी से हमने जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेज हैं वो कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज के बाद टेंसेज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आसानी से प्रैक्टिकल वे से कॉन्सेप्ट्स के साथ हमने टेंसेज को कवर कर लिया है। उम्मीद करता हूँ एक एक पॉइंट आपको समझ में आया होगा। लेकिन फिर भी अगर कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम है, क्योंकि ये मेथड नया है, आज तक किसी ने ऐसा नहीं करवाया, क्लास को एक बार और ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। आप टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़िए ताकि अपनी कनेक्टिविटी बनी रहे और आपकी प्रॉब्लम्स का सलूशन मैं टाइमली दे सकूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एक बार फिर मैं आपके सामने इस पज़ल को सोल्व कर रहा हूँ, ज़रा देख लीजिए। सबसे पहले इस पॉइंट पर हमने V1 और V2 लिया हुआ है, यानी ये दोनों जो वर्ब है वो अपने आप में स्टैटिक नेचर को दर्शाती है। इसी वजह से हमने एक फ्लैट लाइन लिया, और फ्लैट लाइन प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेज में यूज होती है। उसके बाद में देखिएगा, जैसे ही हम मान लीजिए स्थायी हो जाते हैं, यानी अपने पाँव पर खड़े हो जाते हैं, तब हम काम करते हैं। और काम जब करेंगे तो मोमेंट होगी और कंटिन्यूटी हमारी बनी रहेगी, यानी नॉन स्टैटिक हम हो जाएंगे। अस्थायी भाव वाले जितने भी टेंसेज हैं, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो, पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो या फिर अपने आप में फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हो, हम यहाँ काउंट कर लेते हैं। जैसे ही कोई काम हम करेंगे, या तो हमारा समय पूरा हो जाएगा उस काम के लिए, या वो काम अपने आप में पूरा हो जाएगा। तो दोनों कंडीशन में हम V3 का यूज़ यहाँ करते हैं। अब मान लीजिए काम पूरा हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन समय पूरा हो गया, किसी भी एम्प्लॉय को 8 आवर्स काम करना था लेकिन काम पूरा नहीं हुआ, तो फिर वो दोबारा से उस काम पर नेक्स्ट डे कंटिन्यूटी बनाए रखेगा, यानी समय पूरा हुआ उसके लिए V3 है, और जो काम आगे उसको करना है उसके लिए V4 है। इसलिए परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस हम सारे यहाँ काउंट कर लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आप क्लास को लाइक करें, जितना हो सके शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इसी तरीके से बहुत सारे इंटरेस्टिंग
मेथड्स के साथ मैं आपको आने वाले जो सब्जेक्ट्स हैं, चाहे कोई भी सब्जेक्ट्स हो, वो मैं करवाता रहूँगा, क्योंकि एकमात्र ऐसा चैनल है जिस पर आपको इंग्लिश वोकैब, इंग्लिश ग्रामर, उसके साथ साथ हरियाणा जीके, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन ज्योग्राफी या वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात कर लीजिए, उसके साथ साथ इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी और हिस्ट्री के सब्जेक्ट्स करवाए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।